नमस्कार, न्यूज एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत हुए हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं एक बच्चा अस्पताल में भर्ती है जो दर्द से तड़प रहा है। लखनऊ के मंडलायुक्त अब रोशन जैकब लखीमपुर पहुंची, यहां घायल बच्चे से मुलाकात की। बच्चे को देखते ही रोशन जैकब अपने आप को रोक नहीं पाई और वे भावुक हो गई, फूट फूट कर रोने लगी। उनकी ये तस्वीरें अब सामने आई हैं, जहां घायलों को देखकर किस तरह से वे इमोशनल हो गई, फूट फूट कर रोने लगी। लखीमपुर में घटना घटी थी 26 तारीख को, जहां हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि एक बच्चा भी अस्पताल में भर्ती है। और इसी बच्चे से मुलाकात करने के लिए वे पहुंची थी, लेकिन जैसे ही दर्द में तड़पते हुए इस बच्चे को देखा, लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब लखीमपुर खीरी पहुंचकर जब बच्चे से मिली तो इस तरह से फपक कर वे रो पड़ी। घायल बच्चे से उनके परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। जिम्मेदारी से साथ में जाएगा, चेक करवा लेगा और जहाँ इलाज होगा वहाँ इसको भर्ती कराएंगे और इलाज कराएंगे। ये है जिम्मेदारी। आप अभी बात करिए, रेफर करके भेजेंगे, कहाँ ले जाएंगे। अच्छा, इनको कुछ वित्तीय सहायता का भी व्यवस्था करना पड़ेगा रेड क्रॉस से। रेड क्रॉस में पैसा है ना, वो इलाज के लिए है। इसको कौन है? अनिल नीचे एडिंग सब आइए। रेड क्रॉस से इनका नाम नोट करो। रेड क्रॉस से इलाज की मदद कर लीजिए। 3 बच्चे खत्म हो चुका है, 2 बच्चा है, उसमें एक को चोट है, एक केस भी है, तो ले जाना आना ये लोग नहीं कर पाएंगे। एक आदमी हमको पता चले कौन है प्रशासनिक जो साथ में जाएगा। ठीक है जी, मैं करा देता हूं। आपके एक लेखपाल भी चल जाएगा। हाँ, अगर कोई साथ में बहन का कहना है इलाज होना। अब बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर आपको लखीमपुर से दे दे। लखीमपुर सड़क हादसे से जुड़ा हुआ ये अपडेट है, जहां सड़क हादसे में मृतकों की संख्या अब बढ़ गई है। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है, 23 लोग हादसे में घायल हुए हैं। लखीमपुर में ये सड़क हादसा हुआ जिससे जुड़ा ये अपडेट। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 23 लोग हादसे में घायल हुए हैं। और नवीन हमारे संवाददाता लखीमपुर से जुड़े हैं। नवीन, और क्या अपडेट है इस मामले में? आपको बता दें, आज सुबह ये 7:45 बजे के करीब ये हादसा हुआ था, सड़क हादसा, जिसमें बस और ट्रक में टक्कर हो गई थी। इस मामले में अब तक जो अपडेट है उसमें 14 लखनऊ रेफर घायल, गंभीर घायल को किया चुका है और वहीं 23 जो है यहाँ लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में एडमिट है, उनका इलाज किया जा रहा है। अभी जिलाधिकारी के वहाँ से जो जारी हुआ है उसमें 10 लोग और मौत, मतलब 2 लोगों की और मौत हो गई, जिससे अब कुल संख्या 80 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक इसमें उस बस में 51 सवारियां के लगभग उस बस में सवार थी, जो कि जो सीटें हैं उसकी क्षमता से ज्यादा थी। इस वजह से शायद ये हादसा होने का कारण भी हो सकता है, क्योंकि लगभग 50-51 उसमें सवारियां थी और 24 जो घायल जिला अस्पताल में यहाँ एडमिट है और गंभीर 14 घायल इनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है और अब तक 10 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है। ठीक, नवीन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो और घायलों की मौत की खबर अब इसमें है, जिसके बाद कुल आंकड़ा 10 पर पहुंचता है। और अब खबर पीलीभीत से, जहां दबंगों ने मोबाइल दुकान में घुसकर मारपीट की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के पोटा कला गांव की यह घटना है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर अब पीड़ित दुकान की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस भी दर्ज कर लिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। दरअसल आरोपी मोबाइल खरीदने पहुंचा था, लेकिन उसके पैसे कम पड़ गए और दुकानदार ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद साथियों को बुलाकर किस तरह से दुकान पर हमला कर दिया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुकानदार के साथ मारपीट की गई और दुकान में तोड़फोड़ भी की गई। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। बरेली में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों में जमकर बेल्ट चली है, डंडे से भी मारा गया है। मारपीट का ये वीडियो अब सामने आया है। फरीदपुर थाने के CAS इंटर कॉलेज का मामला है। दबंगई दिखाने को लेकर मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया है। बीच सड़क पर ही जमकर हंगामा करते रहे ये गुट। तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदपुर थाना की CAS कॉलेज की, जहां बेल्ट और डंडे से कैसे छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए।
सीएस इंटर कॉलेज की ये घटना है। दबंगई दिखाने को लेकर ये मारपीट शुरू हुई थी। काफी देर तक यूं ही हंगामा होता रहा। बेल्ट से, लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया गया। छात्रों के 2 गुट हैं जो बीच सड़क पर आपस में भिड़ गए। और अब खबर हरदोई से। यहां एक युवक ने मन्नत पूरी होने पर भैंस के बच्चे का मुंडन करा दिया। हरदोई के बखौली थाना क्षेत्र के सुन्नी गांव में एक किसान ने विधि विधान से भैंस के बच्चे का मुंडन संस्कार कराया। इतना ही नहीं, युवक ने तकरीबन 300 लोगों को दावत भी दी। भैंस का मुंडन जिले में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कि 4-5 भैंसी पाले और कोई हमारी पड़िया बची नहीं 4-5 भैंसों की। तो मनौती माने देवी माँ के मंदिर पर गए तो माँ ने हमारी इच्छा पूरी की। इस वजह से मैंने आयोजन किया। हित प्रेमी व्यवहारी नाते रिश्तेदार खिला के लेंगे आराम से और उनकी मनोकामना हमारी पूरी की। और अब बढ़ेंगे आगे। सहारनपुर से एक बड़ी खबर दे दें। 50,000 के इनामी हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क की गई है। हाजी इकबाल की 2 अरब की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है, जहां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। हाजी इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिशें भी तेज हैं, पुलिस का ये कहना है। ये कार्रवाई अब की गई है। सहारनपुर से खबर। 50,000 के इनामी हाजी इकबाल की संपत्ति को कुर्क किया गया है। हाजी इकबाल की 2 अरब की चल और अचल संपत्ति है, जिस पर यह कार्रवाई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। और साथ ही हाजी इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिशें भी तेज हैं, ये पुलिस ने कहा। सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल व उसके परिवारजन व साथियों के विरुद्ध कल पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी, जिसमें कि करीब 150 ऐसी संपत्तियां थी जो उनके नाम से या बेनामी थी और अवैध तरीके से खनन करके अवैध धन से उनको खरीदा गया था। इसको तैयार करके प्रस्ताव हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पेशा, जिसको कि आदेश हुआ है, जिसमें जब्तीकरण का गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जब्तीकरण किया जाएगा। जो 150 संपत्तियां जब्तीकरण की जा रही हैं उनकी बाज़ार मूल्य 203 करोड़ है और ये सारी संपत्तियां अलग अलग जगहों पर स्थित है जनपद में, जिनका कि चिन्हीकरण किया गया है और इसकी जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। बढ़ेंगे आगे। 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आज बड़ी संख्या में छात्राएं भी इस आंदोलन में शामिल हुई हैं। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं आज दोपहर जुलूस की शक्ल में कैंपस में पहुंची और तमाम विभागों के अंदर जाकर उन्होंने बंदी कराई है। छात्राएं इसके बाद जूनियर हॉल में भी गई, वहां चल रहे अनशन स्थल पर पहुंची और धरने पर बैठकर नारेबाजी कर रही हैं। छात्राओं का साफ तौर पर कहना है कि 4 गुना फीस बढ़ोतरी का फैसला पूरी तरह से मनमाना है। 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। छात्रों के इस आंदोलन में आज भी बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई हैं। गर्ल्स हॉस्टल्स में रहने वाली ये छात्राएं आज फिर से जो है वो कैंपस में उतर आई हैं, लगातार नारेबाजी कर फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रही हैं। इन छात्राओं ने आज पूरे कैंपस में घूमा है जुलूस की शक्ल में और तमाम डिपार्टमेंट्स बंद कराए हैं और साथ ही साथ जो वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव हैं वो कैंपस नहीं आ रही हैं। उनके ढूंढने का बात कही है कि हम उनको ढूंढ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अनशन स्थल पर इस वक्त बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद हैं। सर, हमारी मांग है कि हम लोग एक किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे, यहाँ पे 4 गुनी फीस बढ़ा दी गई है और हॉस्टल का खर्च 15,000 से 45,000 तक बढ़ा गया है। जब हम पढ़ने में असमर्थ है तो हम इतने फीस कैसे भर सकते हैं? लगातार चल रहा है लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या हम लोग आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक यूनिवर्सिटी सुन नहीं लेती हमारी बात। और हमारी मांगे यही सब है कि हम फीस नहीं देंगे। हमारे संविधान में लिखा है कि राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य का वहन करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। राज्य हमारी फीस बढ़ा रहा है उल्टा, जबकि उनको कम करनी चाहिए थी। और इसके अलावा हमारी हॉस्टल्स की प्रॉब्लम इतनी है, हम इतनी रिस्ट्रिक्शन झेलते हैं जितनी आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम 7-8 हॉस्टल अंदर हैं, एक दूसरे हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं। की समस्या सभी स्टूडेंट्स की है, इसलिए वो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज।
तो देखना होगा अथॉरिटी और छात्रों के बीच में कब तक समन्वय बन पाता है। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से खबर, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी और इसी को लेकर वे पहुंचे आवास के बाहर प्रदर्शन करने। आरक्षित वर्ग के 6,800 खाली पदों को भरने की ये मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। ये अभ्यर्थी खाली पदों को भरने की मांग वे कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग के 6,800 खाली पद हैं जिन्हें भरने की मांग की जा रही है। और अब एक बड़ी खबर इटावा से। अखिलेश पर सवाल पूछे जाने पर मीडिया पर भड़के शिवपाल यादव। चलिए हटिए, उनकी बात हमसे क्यों पूछते हैं, ये शिवपाल यादव ने कहा। हमसे हमारी बात पूछो, हमारा अधिवेशन हो तब पूछना। शिवपाल यादव ने ये बातें कही हैं। अखिलेश यादव को लेकर सवाल पत्रकारों ने पूछा था और क्या उन्होंने कहा, आप सुनिए। जी, आज समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। चलिए उस पर मत पूछिए, चलो उस पर क्यों पूछते, हमारे यहाँ जब हो जब पूछे। आपका अधिवेशन कब होगा? हमारा हो चुका है जी, प्रदेश अधिवेशन हो चुका है, जब राष्ट्रीय करेंगे तब सूचना देंगे। साफ है, अखिलेश यादव से संबंधित सवालों पर और समाजवादी पार्टी से संबंधित सवालों पर जवाब देने से अब शिवपाल यादव हिचकिचा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में समाजवादी पार्टी के अधिवेशन से पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे चौधरी सुखराम सिंह यादव को दूर रखा गया। इसकी वजह है अखिलेश यादव के नेतृत्व के खिलाफ सुखराम यादव का मुखर होना। पूर्व राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों पर नहीं चल सकती। सुखराम सिंह यादव योगी और मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि 2024 में समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर पाएगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव जी हैं। सुखराम सिंह जी को इस अधिवेशन का न्योता नहीं मिला है। सुखराम जी, आपको न्योता क्यों नहीं दिया गया? देखिए, जो व्हाट्सएप में निमंत्रण है वो मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से परंपराएं रही हैं कि जो लोग फाउंडर मेंबर हुआ करते थे, वरिष्ठ लोग हुआ करते थे पार्टी के, उनको विधिवत पत्र जाता था, जो प्रस्ताव आने होते थे उसका एजेंडा जाता था। ऐसा कोई हमारे पास वहाँ से पार्टी की ओर से कार्यक्रम नहीं आया है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में नहीं गया हूँ। कार्यक्रम का आप बता रहे हैं कि एजेंडा आया करता था। आप फाउंडर मेंबर रहे हैं पार्टी के। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। उन्होंने कभी नहीं हराया। जब भी हराया माननीय मुलायम सिंह ने हराया। उन्होंने 4 चुनाव लड़े अखिलेश जी के नेतृत्व में, माननीय नेताजी के बाद, 2 MLA के, 2 MP के, और चारों चुनाव में अखिलेश जी ने पार्टी को हराया। एक बाई इलेक्शन अखिलेश जी जीते, एक बाई इलेक्शन अखिलेश जी ने हराया। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ बाई इलेक्शन के हिसाब बराबर बराबर, और लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 2, विधानसभा के 2, 4 जगह उनकी मात अभी तक हो चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई। सुखराम सिंह यादव साफ तौर पर प्रशंसा लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं और इस परिवार को जाना जाता है समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन योगी और मोदी के प्रशंसक हैं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का जो अधिवेशन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में चल रहा है वहां नहीं गए हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अधिवेशन पर केंद्रीय मंत्री SP बघेल ने कहा है कि नरेश उत्तम को 35 साल के बाद पटेल लिखना पड़े तो समझ लो कि इनको कोई जानता ही नहीं है। अखिलेश पर निशाना साधते हुए SP बघेल ने कहा है कि सिर्फ विधानसभा से राजभवन तक पैदल चलना, सड़क पर उतरना नहीं कहते। 2024 में सपा 1 से 2 सीटों पर सिमट जाएगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल जी। सर, अगर बात की समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में अपना सम्मेलन करे राज्य स्तरीय, जिसमें नरेश उत्तम पटेल को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है, मिशन 2024 है। कोई मिशन 2024 उनके लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी 14 की लोकसभा में केवल परवार जीता था। 17 में पूर्ण बहुमत की 300 से ऊपर 320 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में।
19 की लोकसभा में वो सबसे बड़ा गठबंधन करके आए, जो बहुत खतरनाक गठबंधन था हम लोग के लिए, सपा और बसपा। जनता समझ गई कि ये जो है सिद्धांतहीन नीति विहीन गठबंधन केवल मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए। उसमें भी 67 MP भारतीय जनता पार्टी का है। इसके बाद 22 की लोकसभा में आए। वो स्वयं अपनी द्वारा छोड़ी गई आजमगढ़ हार गए हैं, आजम खान जी अपनी छोड़ी हुई रामपुर से हार गए हैं। अखिलेश यादव लगातार अब कार्यकर्ताओं को जमीन पे काम करने के लिए कह रहे हैं, खुद अब वो निकल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो राजभवन गए थे, विधानसभा घेराव के लिए आए, आज अब सम्मेलन कर रहे हैं राज्य स्तरीय। लग रहा है कि 24 में आप लोगों को चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। मैंने बताया ना कि जब 19 का गठबंधन हमारे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। उस गठबंधन में 14 में तो फिर भी उनके घर के 5 लोग जीते, कि 19 में मनवांछित सीटों पर परिवार के लोग लड़के, उनकी जात बाहुल्य का वोट होने के बावजूद भी वो पिक एंड चूज करने के बाद हारे। हाल नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपना दल की कमेरावादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे भी मुलाकात की, अखिलेश से भी मुलाकात की है। लगातार यूपी में उनकी नज़र है तमाम सारे विपक्षी दलों को एक करने की। बिहार भी पूरा उनके, बिहार के भी वो मास लीडर नहीं है, और बिहार के बाहर तो उनके चुनाव चिन्ह को भी लोग नहीं जानते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले उनकी इच्छाएं बलवती हो जाती हैं और उसमें वो गठबंधन तोड़ते हैं और अपने को सो कॉल्ड सेकुलर फेस दिखाते हुए कोशिश करते हैं। एक बड़ी खबर इस बीच आपको दे दें, पीएफआई के बैन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर बैन का फैसला स्वागत योग्य है। सीएम योगी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा स्वीकार्य नहीं है, सीएम योगी ने ट्वीट किया है। और क्या लिखा है अपने ट्वीट में, ये भी आप देखिए। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके अनुषंगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय और स्वागत योग्य है। ये नया भारत है, यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है, सीएम योगी ने ये ट्वीट किया है। बता दें कि 5 सालों के लिए पीएफआई को कल ही बैन कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और अब इस फैसले का स्वागत किया है, इसकी सराहना की है और कहा है कि जो भी देश की एकता और अखंडता सुरक्षा के लिए खतरा बने, ऐसे संगठन या फिर व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऐसे में पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों को जो बैन किया गया है, ये स्वागत योग्य है, सीएम योगी ने ये ट्वीट किया है। बता दें कि पीएफआई पर अलग अलग राज्यों में छापेमारी हुई थी और इसके जुड़े हुए कई लोगों को पकड़ा गया था, हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद बैन की कार्रवाई हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।